Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLR Teachers. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLR फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा 5th पेपर सोशल साइंस का है, जिसमें 12th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो चैप्टर हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं वो है 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर के पार्ट 1 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करें, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से जाइए और सारी क्लासेस लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम नहीं बचा है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय वन। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्या पढ़ेंगे हम? मरुस्थलीय या कंटीले वन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीय या कंटीले वन। मरुस्थलीय या कंटीले वन। चलिए देख लेते हैं। देखते हैं, मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए, मरुस्थलीय वन है यानी कि मरुस्थल में पाए जाते हैं मोस्टली ये, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है बहुत कम मात्रा में होती है। जो वार्षिक वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन एरियाज़ में क्या पाया जाता है? मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम रहेगी। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा के में है। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वन उपस्थित हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ये वन पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम पंजाब में पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में ये वन पाए जाते हैं, और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भी पाए जाते हैं। और क्या है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में कैसे पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वन उपस्थित हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो मरुस्थलीय या कंटीले वन है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा कितने 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक, अच्छा, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर ये वाला पॉइंट आप याद करना चाहें तो कर लें। ये वाला, ये आपके जो है कर सकते हैं याद, वरना आप ये तो आप ज़रूर लिखेंगे। क्या? मरुस्थलीय वनों में मुख्यतः बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? ये सब कैसे हैं? कटीले पेड़ हैं। कैसे पेड़ हैं? कटीले पेड़ हैं। जैसे कि बबूल है उसमें भी कांटे होते हैं, खजूर के पेड़ में भी कांटे होते हैं, नागफनी में भी कांटे होते हैं, कैक्टस में भी कांटे होते हैं, और खेजड़ी में भी कांटे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? मरुस्थलीय वनों में मुख्यतः बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिएगा, इन वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। देखिए, लंबी क्यों होती हैं इन वृक्षों की जड़ें? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें इसलिए लंबी होती हैं क्योंकि ये ज़मीन से पानी को खींचते हैं। ठीक है, ज़मीन की इतनी गहराई में होते हैं जहाँ से ये पानी को खींच सकें। ठीक है, इसीलिए इन वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं तथा छाल मोटी होती है। जो इनकी छाल होती है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, 5th पॉइंट क्या है? इन क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण कंटीले वन पाए जाते हैं, अर्थात इनकी पत्तियां कांटेदार होती हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होता है तथा वृक्ष जीवित रह पाता है। देखिए, जो इनकी पत्तियां जो कांटेदार, उससे क्या होता है? वाष्पीकरण की जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं उड़ पाता है वृक्ष से। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है? जब वाष्पीकरण कम होता है तो पानी की कमी नहीं पड़ती है पेड़ में। क्या है? पानी में कमी नहीं पड़ती है पेड़ की, तो इससे वृक्ष जो है जीवित रहता है। ठीक, अच्छा, आगे देखते हैं। नोट देख लेते हैं एक हम। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खेजड़ी जो है एक छायादार वृक्ष है। क्या है? मरुस्थल में भी एक छायादार वृक्ष है खेजड़ी, इसलिए इसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ठीक, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। याद रखना है, मरुस्थलीय या कटीले वन कौन से हैं? जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ वार्षिक वर्षा यानी कि वर्षा की मात्रा जहाँ बहुत कम होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय या कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, खेजड़ी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी जो है राजस्थान में पाया जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं। मरुस्थलीय वनों में मुख्यतः बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो मरुस्थलीय वन है वहाँ पर क्या है? एक मिनट रुकिएगा। क्या है? बबूल है, खजूर है, क्या बबूल है, खजूर है, नागफनी है, कैक्टस है और खेजड़ी। ठीक, खेजड़ी जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का राज वृक्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया है? ठीक है, राजस्थान का राज वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक, अच्छा, जो मरुस्थलीय वन हैं वो क्या होते हैं? देखिएगा, इनकी जड़ें काफ़ी काफ़ी गहरी होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं और गहराई में होती हैं। लंबी होती हैं इसलिए गहराई में होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये पानी को खींच सकें ज़मीन से, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी इनमें कम होती है क्योंकि इनकी छाल बहुत मोटी होती है। और जो क्या होता है, पत्तियां कांटेदार होती हैं इन वृक्षों की, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। जब वाष्पीकरण कम होगा तो पानी कम मात्रा में उड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मरुस्थल में भी पेड़ जीवित रहेगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया? मरुस्थलीय या कटीले वन। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। और याद रखिएगा, खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्वतीय वन, क्या देखेंगे हम? पर्वतीय वन, पर्वतीय वन देखेंगे। देखते हैं, भारत में पर्वतीय वन हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, देख लेते हैं, चलिए देखिएगा। हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर जाने पर, हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं। ठीक है, पर्वतों पर थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर जलवायु बदल जाती है। देखिए, क्यों मिलते हैं अलग अलग वन? जब हम हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जाते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, तो हमें अलग अलग वन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं जलवायु में परिवर्तन मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और बढ़ते हैं जलवायु में परिवर्तन मिलता है, तो उसी जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर वन जो होते हैं, ठीक है, वन जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसी जलवायु के अकॉर्डिंग जो ऐसे वन होते हैं उनमें वो वृक्ष होते हैं जो उस जलवायु में सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, चलिए, यही कारण है कि पर्वतों पर क्या है? पर्वतों पर अलग अलग जलवायु व वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्या? अलग अलग जलवायु व वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, फिर बढ़ेंगे आगे। क्या है? भारत में पर्वतीय वन, क्या है? भारत में पर्वतीय वन हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत क्षेत्र, हिमालय का जो पर्वत है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्वतीय वन। ठीक, अच्छा, हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं जलवायु में परिवर्तन होता जाता है। तो जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसी जलवायु में के अनुसार वहाँ पर वन मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है? पर्वतों पर थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर जलवायु बदल जाती है। यही कारण है कि पर्वतों पर अलग अलग, क्या है? अलग अलग जलवायु व वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्या? जलवायु व वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कैसे। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जब हम हिमालय पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो कैसे वन मिलते हैं हमें? शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। कैसे?
शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन होते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी सदाहरित वन पाए जाते हैं। यानी कि कोणधारी सदाहरित वन कैसे, वर्षा वन जो होते हैं सदाबहार वन, वो होते हैं सदाहरित वन। कोणधारी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कैसे वन होते हैं, शीतोष्ण वन। ठीक, फिर 2000 से 3000 की ऊंचाई पर जब हम होते हैं हिमालय पर, तो हमें कोणधारी यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। कौन से, अल्पाइन वन। जब हम 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो हमें अल्पाइन वन प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा देखिएगा, पर्वतीय वनों में प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर एवं जूनिपर नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या है, पर्वतीय वनों में प्रमुख रूप से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, भोजपत्र का वृक्ष। भोजपत्र वही जो पूजा पाठ में काम में आता है। ठीक है, वही भोजपत्र। इस पे हम क्या करते थे, भोजपत्र में प्राचीन समय पे इसके पत्तों पर लिखने के लिए इसका प्रयोग होता था, भोजपत्र का। ठीक है, क्या होता था, भोजपत्र के जो पत्ते हैं इस पर लिखने का कार्य किया जाता था प्राचीन समय में। तो क्या है, पर्वतीय वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर एवं जूनिपर नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। तो क्या है, जब हम 1000 से 2000 की ऊंचाई पर होंगे, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होंगे, कहाँ, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन। फिर हम जब 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होंगे तो कोणधारी सदाहरित वन मिलेंगे हमें। ठीक है, अच्छा अब क्या है, एक मिनट, हाँ अच्छा, अब क्या है, जब हम 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो अल्पाइन वन मिलेंगे। कौन से, अल्पाइन वन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या है, भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर और जूनिपर नामक जो वृक्ष हैं वो पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक, हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। ज्वारीय वनस्पति, क्या है, ज्वारीय वनस्पति या मैनग्रोव वन। क्या है, ज्वारीय वनस्पति या मैनग्रोव वन, चलिए देख लेते हैं। भारत के तटीय भागों में नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें ज्वारीय वन अथवा डेल्टाई वन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत के तटीय भागों में जो नदियों के डेल्टा जहाँ पर होते हैं ना, जहाँ पर नदियों के डेल्टा होते हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से वन, ज्वारीय वन या मैनग्रोव वन। ठीक है, पाए जाते हैं कहाँ पर, भारत के तटीय भागों में नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें ज्वारीय वन अथवा डेल्टाई वन कहते हैं। ये ऐसे लिख लीजिएगा, डेल्टाई वन, यहाँ पर मात्रा लगा लीजिएगा, छूट गई है, डेल्टाई वन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, इस पे मात्रा लगा लीजिएगा, डेल्टाई वन देखते हैं। यह वन झाड़ी नुमा होते हैं। देखिए जहाँ पर नदियों के डेल्टा होते हैं वैसे ये जो वन होते हैं इनके नीचे हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है, पानी में आप ये समझ लीजिए कि पानी में ही उगते हैं ये वन। ठीक है, हमेशा इनके नीचे पानी रहता है। ठीक है, ये वन झाड़ी नुमा होते हैं, इनकी जड़ें आपस में फंसी होती हैं। क्या होता है, झाड़ी नुमा वृक्ष पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं पेड़ों की एक से जुड़ी होती है, सबकी जड़ें आपस में। ठीक है, फंसी होती हैं, ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो आप कि एक पेड़ ये है और एक पेड़ ये है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं ये आपस में फंसी होंगी इस टाइप से। ठीक है, चलिए ये वन झाड़ी नुमा होते हैं, इनकी जड़ें आपस में फंसी होती हैं। ये वनस्पतियाँ खारे पानी के प्रति सहनशील होती हैं, यानी कि खारे पानी में भी उग जाती हैं, ये सहनशील होती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं खारे पानी को भी, इसीलिए कहते हैं ये वनस्पतियाँ खारे पानी के प्रति सहनशील होती हैं, ये खारे पानी में भी उग जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये डेल्टाई वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा,
गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। कहाँ कहाँ उगते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, स्वर्णरेखा नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर उगते हैं ये वन। कौन से वन? डेल्टाई वन, डेल्टाई वन। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर क्या सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ के मैंग्रोव वन को सुंदर वन कहा जाता है। कहाँ के? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर जो वन है, मैंग्रोव वन जो है वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सुंदरी भी एक वृक्ष का नाम है, वो सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर जो ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इनको सुंदर वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है, सुंदर वन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, डेल्टाई वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, सुंदरी। अच्छा, मैंग्रोव वन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव नामक जो वृक्ष है उसकी भी अधिकता है, इसलिए इनको मैंग्रोव। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है किसका? देखिएगा, हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये, देखिएगा ये। ठीक है, तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर का जो वन है, उस एरिया का, उस क्षेत्र का जो वन है वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सिर्फ उस एरिया के, कहाँ के? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र का जो वन है, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, उसको सिर्फ कहते हैं सुंदर वन। ठीक है, बाकी सामूहिक रूप से ये जो वन है इनमें क्या है? मैंग्रोव के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसके? मैंग्रोव के, इसलिए इनको मैंग्रोव वन भी कह दिया जाता है। ठीक, अच्छा, देखते हैं आगे। नोट, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ? मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, भारत के तटीय भागों में, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, भारत का जो तटीय भाग है वहाँ पर नदियों के जो डेल्टा बनाती हैं नदियाँ जहाँ पर, वहाँ पर जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? डेल्टाई वन कहते हैं या ज्वारीय वन कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि डेल्टाई क्षेत्र है, पानी की अधिकता होगी तो ये वन पानी में ही उगते हैं हमेशा, इनके नीचे हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है, बाकी जो वन है जैसे कि सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती वन है, इनके क्या होगा? यहाँ पर सदाबहार वन जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन वृक्षों के नीचे पानी नहीं भरा रहता है, बस वर्षा की अधिकता ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन आपके जो मैंग्रोव वन है इनके नीचे आप हमेशा देखोगे कि पानी भरा रहेगा, क्योंकि ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के तटीय भागों में नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें ज्वारीय वन या डेल्टाई वन कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये वन जो है झाड़ी नुमा होते हैं, उनकी जड़ें आपस में फंसी रहती हैं, एक वृक्ष की दूसरे वृक्ष से हमेशा जड़ें फंसी रहती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? ये वन झाड़ी नुमा होते हैं, इनकी जड़ें आपस में फंसी होती हैं। ये वनस्पतियाँ खारे पानी के प्रति सहनशील होती है। खारे पानी में भी ये वृक्ष जो है सूखते नहीं हैं, खड़े रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। ये डेल्टाई वन गंगा ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र जो है, स्वर्णरेखा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी, कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर उगते हैं। ठीक है, अच्छा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, सिर्फ इनकी बात हो रही है यहाँ पर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ का जो ज्वारीय वन है वहाँ पर सुंदरी के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसके? सुंदरी के वृक्ष। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ के ज्वारीय वन को सुंदर वन भी कह देते हैं, क्योंकि सुंदरी के पेड़ वृक्ष की बहुत अधिकता है वहाँ पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, डेल्टाई वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इन वनों में मैंग्रोवा नामक वृक्षों की अधिकता होती है। कौन सी? मैंग्रोवा नामक वृक्षों की अधिकता होती है, इसलिए इन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। इन सभी वनों में मैंग्रोवा नामक जो वृक्ष है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंग्रोवा नाम का एक वृक्ष होता है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक। अब ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये आपका डीएलएड के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लेवल पे ये पूछ सकते हैं आपसे, जहाँ पर क्या पूछते हैं? वन। जहाँ पर आपसे भारत की वनस्पति के बारे में पूछते हैं वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। डीएलएड में नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन। चलिए, अब हम क्या देखेंगे? राष्ट्रीय वन नीति। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय वन नीति देखेंगे हम। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय वन नीति देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है? राष्ट्रीय वन नीति क्या है? देखिए, सबसे पहले जो वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी। कब आई थी? 1894 में आई थी। ठीक, देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1894 ये भारत की पहली वन नीति है जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। जो 1894 में आई थी वन नीति, इसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करना। ठीक है। इनका उद्देश्य था कि वनों से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त किया जा सके। ठीक। जो 1894 की वन नीति थी वो किसने लागू की थी? ब्रिटिश सरकार ने लागू की थी। और इनका उद्देश्य क्या था? कि वनों से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त करना। ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1952 में आई, ये स्वतंत्र भारत में आई है। जो 1952 की वन नीति है वो स्वतंत्र भारत में आई है। ठीक। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको नई राष्ट्रीय वन नीति के नाम से भी जानते हैं। 1894 वाली ब्रिटिश सरकार ने लागू की थी और 1952 वाली जो है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति है, इसलिए इसको नई वन नीति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यह स्वतंत्र भारत में लागू होने वाली पहली वन नीति है। क्या है? यह स्वतंत्र भारत में लागू होने वाली पहली वन नीति है। इसके उद्देश्य क्या थे? देख लेते हैं। चलिए उद्देश्य देखते हैं। वनों से अधिक उपज प्राप्त करना, कि अधिक मात्रा में वनों से उपज प्राप्त करना, ये था इनका उद्देश्य। वनों में पशुओं के चरने पर नियंत्रण। पशु जो है घास वगैरह जो खा लेते हैं उस पर नियंत्रण था कि वन में पशु नहीं चरेंगे। ठीक है, इस पर नियंत्रण किया गया। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या था? देश के कुल भूभाग के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। यानी कि जो भूभाग है उसका जो 33% हिस्सा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन होने चाहिए। ठीक। और देखते हैं, मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्या है मानव निर्मित वन क्षेत्र? क्या? जैसे कि हम कोई वन तैयार कर दें, जैसे कि एक प्राकृतिक वन होता है जो अपने आप से उगाता है, एक मानव निर्मित वन होता है जिसमें कोई व्यक्ति तैयार करता है, छोटे छोटे पौधे लगाकर उनको वन का रूप देता है, आगे चल के वृक्ष बनते हैं, वो फिर वन का रूप धारण करते हैं। ठीक। तो यही था इसका उद्देश्य कि मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक। तो क्या था? पहली क्या थी? सबसे पहली जो वन नीति थी वो 1894 में आई थी, जिसको ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था और उसका उद्देश्य यही था कि वनों से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त किया जा सके। ठीक। और जो नई वन नीति आई है वो 1952 में आई है और ये स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति है। इसका उद्देश्य क्या था? वनों से अधिक उपज प्राप्त करना, पशुओं के चरने पर नियंत्रण, वनों में पशुओं के चरने पर नियंत्रण, और देश के कुल भूभाग के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ठीक है, जितना भूभाग हमारा है उसके 33% हिस्से पर, ज़मीन के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ठीक है। और क्या है? मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य जो जिन वनों को तैयार करता है अपने आप से पौधे लगाकर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वही मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक। ये थे 1952 वन नीति के उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और वन नीति आई है जो आई है हमारी 1988 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में।
यह वन नीति 1952 की वन नीति को संशोधित करके बनाई गई। ठीक, क्या था यह जो वन नीति थी 1900 पहले आई 1894 में, फिर आई 1952 में। ठीक, उसके बाद जो तीसरी वन नीति आई है 1988 में। वो क्यों आई है, वो कैसे आई है? 1952 की जो वन नीति थी उसमें जो कमियां रह गई थी उनको संशोधित कर दिया गया बस इस वन नीति में। ठीक, और क्या था इनका उद्देश्य, क्या था इस वन नीति का उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा, संरक्षण व वन क्षेत्र का विकास करना। कि वनों की सुरक्षा कैसे? कि कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना था। संरक्षण भी इसी प्रकार से संरक्षण करना है कि वनों में वृक्षों की कटाई ना की जाए। ठीक है, और वन क्षेत्रों का विकास करना है कि अधिक से अधिक मात्रा में वन लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सामाजिक वानिकी। क्या है? सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए, सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। किसने किया था? 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटी इमारती लकड़ी तथा छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है। ठीक है, जो सामाजिक वानिकी है इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण जनसंख्या उनके लिए जलावन, क्या था? छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना। तो क्या था जो सामाजिक वानिकी है उसमें क्या था? सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में किसने किया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में जो जनसंख्या रहती है उनके लिए जलावन यानी कि सुविधाएं उपलब्ध कराना, छोटी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना और छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है। ठीक है, अच्छा जो सामाजिक वानिकी है, देखिए जो सामाजिक वानिकी है इसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं प्रमुख। कौन से? 3 प्रमुख अंग हैं। एक तो है शहर वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। क्या है? फार्म वानिकी। शहर वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं शहर वानिकी क्या है। सबसे पहले देखते हैं शहर वानिकी। शहर वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन आता है। जो शहर वानिकी है उसमें क्या क्या प्रबंधन आते हैं? देखिए जो शहर है और उनके आसपास की जो जगहें हैं, सार्वजनिक जो भूमि है उन पर हरित पट्टी बनाना। ठीक है, पार्क बनाना और सड़कों के साथ पार्क बनाना। जैसे कि पार्क बनाया, उसमें पार्क पर जब आपने पार्क का निर्माण करवाया तो उसमें रास्ते में हमने एक पैदल चलने के लिए एक जगह बनाई, क्या सड़क बना दी। ठीक, ये और क्या? औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर पेड़ लगाना। जो औद्योगिक और व्यापारिक स्थल हैं वहाँ पर वृक्ष लगाना। ठीक, और उनका प्रबंधन, जब हम ये सब करने के बाद उनका प्रबंधन यानी कि देखभाल करना। ठीक है, रख रखाव सही से करना उनका, ये सब आता है शहर वानिकी के अंतर्गत। तो क्या है? शहर वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, ठीक है, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण वानिकी देख लेते हैं। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। किसको? कृषि वानिकी को और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर क्या है? कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ व फसलें एक साथ लगाना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। ठीक है, देखिए जो ग्रामीण वानिकी है क्या है वो? इसमें कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि कोई भूमि है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है या बंजर भूमि है, ठीक है, उस पर क्या बताया जाता है कि आपको क्या करना है? पेड़ लगाने हैं,
फसल लगानी है, पेड़ और फसल को एक साथ लगाना है, जिससे क्या हो जाए कि खाद्यान्न यानी कि खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में अन्न की प्राप्ति हो जाए, फलों की प्राप्ति हो जाए, जानवरों के खाने के लिए चारा हो जाए, और जो आप पेड़ लगा रहे हो उससे आपको ईंधन के लिए लकड़ी और इमारती लकड़ी मिल सके। ठीक, और क्या है, फलों का भी उत्पादन एक साथ किया जा सके। ठीक है, ये बताते हैं ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एक साथ लिख लीजिएगा, यहाँ पर साथ लिखना छूट गया है, एक साथ। ठीक है, एक साथ किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम फार्म वानिकी क्या है, देख लेते हैं फार्म वानिकी क्या है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। देखिए फार्म वानिकी क्या है, जैसे कि किसी चीज़ का फॉर्म बना दिया आपने, सेब का एक पूरा फॉर्म बना दिया, उस पर आपने क्या किया, सेब के बहुत सारे पेड़ लगा दिए। ठीक, ठीक, जैसे व्यापारिक महत्व के भी पेड़ लगा सकता है, सेब लगाया, फिर क्या किया, उसको आपने मार्केट में सप्लाई किया। ठीक, ये तो हो गया व्यापारिक वानिकी के अंतर्गत। ठीक, और दूसरे पेड़ जो अपने लिए लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है। ठीक है, तो क्या है, वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। जो वन विभाग है, जो मध्यम वर्ग के किसान हैं और जो छोटे वर्ग के किसान हैं, उनको निःशुल्क जो है पौधे देता है वन विभाग। ठीक, ये है फार्म वानिकी। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, फिर बढ़ेंगे आगे। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। ठीक, वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, जो है वन्य जीव। क्या है, वन्य जीव। देखते हैं, भारत में वनस्पतियों की विविधता की भांति, क्या है, भारत में वनस्पतियों की विविधता की भांति वन्य जीवों की भी विविधता पाई जाती है। यानी कि भारत में अनेकानेक प्रकार की क्या है, वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे वैसे ही अनेकों प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर क्या है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर 89,000 जातियों के वन्य प्राणी हैं। कितने प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, 89,000। ठीक है, 89,000 प्रकार की वन्य जो जीव हैं वो पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, इनमें हाथी आकार में सबसे बड़ा है। जो 89,000 जातियाँ पाई जाती हैं वन्य जीवों की, उनमें आकार में सबसे बड़ा हाथी है। ठीक है, अच्छा, जल स्थलचर जीव घड़ियाल केवल भारत में ही पाए जाते हैं। जल और स्थलचर जीव, यानी कि जो घड़ियाल है वो जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है, लेकिन ये जो घड़ियाल है ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ एक सींग वाले गैंडे भी मिलते हैं। ठीक, पशु पक्षियों के शिकार और वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों की संख्या घट रही है। क्या है, पशु पक्षियों के शिकार और वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों की संख्या घट रही है। देखिए, शिकार हो जाता है पशु पक्षियों का, मार देते हैं लोग, शिकार कर लेते हैं, और क्या करते हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं जहाँ पशु पक्षी रहते हैं। जब उनके आप घर को ही उजाड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इसी वजह से क्या है, शिकार और वनों की कटाई की वजह से जो वन्य जीव हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। कुछ तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक, कुछ प्रजातियां तो विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे। 1873 में, कब, 1873 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। कब की थी, ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में भी पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। ठीक है, कब आया प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 में। ठीक है, 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की घटती आबादी को बचाना था। क्या था इसका उद्देश्य, जो बाघों की संख्या में कमी आ रही थी, क्या था, बाघों की संख्या में जो कमी आ रही थी, तो बाघों को बचाना इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट टाइगर का। इस प्रोजेक्ट के तहत
1973 में 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे। कितने? 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे जिसमें बाघों को रखा गया था उनके संरक्षण के लिए। ठीक, जिनमें से पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसे अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पहले ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा देखते हैं तो क्या है। देखिए, भारत में जैसे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं बहुत प्रकार की, वैसे ही बहुत प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। और कितनी लगभग यहाँ पर कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं वन्य जीवों की? तो 89,000 वन्य जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हाथी जो है सबसे बड़ा है। घड़ियाल नाम का एक जीव है जो देखने में मगरमच्छ के जैसा होता है, बस उसका मुंह लंबा होता है आगे से। ठीक है, तो वो जो है जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा भारत में पाया जाता है। ठीक, और क्या हो रहा है? बराबर शिकार हो रहे हैं पशु पक्षियों के। ठीक है, वनों की कटाई हो रही है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? जो वन्य जीवों की संख्या घट रही है कि अगर आप वन काट दोगे तो वो रहेंगे कहाँ? वन नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे उनकी संख्या घट रही है। एक आप शिकार कर ले रहे हो तो भी उनकी संख्या घट रही है। ठीक है, और ये करते करते कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त यानी कि ख़त्म होने की कगार पर आ गई हैं। ठीक, अच्छा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाघों की संख्या बहुत कम हो रही थी, तो 1973 में सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था कि बाघों की जो संख्या में दिन पर दिन गिरावट आ रही है, इसको रोकना था और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी करनी थी। ठीक, इसके लिए क्या किया गया? 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए, यानी कि 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए, जिसमें सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था उसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम परिवर्तित करके अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक वो होती है जिसमें विलुप्त होने की कगार पर जो जीव हैं उनका डाटा रखा जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। इसमें संकटाग्रस्त जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि जो संकट में है, जिनकी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उनको क्या है? रखा जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है, उनकी डिटेल्स रखी जाती हैं। भारत के संकटाग्रस्त जीव एवं विलुप्त प्राय जीवों की सूची में लाल पांडा है, भालू, उदबिलाल, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गेंडा और जंगली गधे आदि शामिल हैं। क्या है? आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में क्या है? इसमें संकटाग्रस्त जो जीव हैं उनको क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। और भारत में जो संकटाग्रस्त और विलुप्त प्राय जीव जो हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं और जो संकटाग्रस्त जीव हैं वो कौन कौन से हैं? लाल पांडा है, भालू है, उदबिलाव है, उड़न गिलहरी है, एक सींग वाला गेंडा और जंगली गधे सम्मिलित हैं। ठीक, ये है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में वही जीव को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, यानी कि जो खत्म होने की कगार पर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। क्या? कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो गिरसेर परियोजना कब आई है? 1972 में। कब? गिरसेर परियोजना 1972 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में। गेंडा परियोजना कब आई है? 1987 में। और हाथी परियोजना 1992 में। इसी में एक लिख लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो याद रखिएगा, गिरसेर परियोजना 1972, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, गेंडा परियोजना 1987 और हाथी परियोजना 1992 में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो आपको मैंने बताई हैं और आपके सीटेट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं। चलिए, वन्य जीव अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। कब? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब आया है? 1972 में आया है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1980 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में आया है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। अच्छा, एक चीज़ आपकी छूट गई थी ऊपर, जो फिर मैंने यहाँ लिखवा दी, इम्पॉर्टेंट है आपकी। इसी में हमने मौसम और जलवायु पढ़ा था ना, तो देख लेते हैं मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। चलिए देख लेते हैं मौसम और जलवायु। देखिएगा, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। कभी धूप होती है तो कभी बारिश होती है। ऐसे मौसम जो है दिन में कई बार बदल जाता है। ठीक, और जलवायु क्या है? जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। औसत कितना? 30 वर्ष या उससे अधिक औसत होता है जिसमें जलवायु में परिवर्तन आता है। ठीक, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। क्या है? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। जलवायु क्या है? जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। ठीक, आगे देखते हैं। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे। अच्छा, ये हमारे पॉइंट थे मौसम और जलवायु के, कि मौसम दिन में कई बार बदलता है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। जलवायु बहुत लंबे 30 साल में एक परिवर्तन आता है। जलवायु बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है जलवायु में। और मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। कभी बारिश हो सकती है, कभी धूप हो सकती है। ठीक, मौसम क्या है? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। क्या है? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है मौसम। और जो जलवायु है वो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। ठीक, मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और जो जलवायु है किसी बड़े क्षेत्र या भूभाग के वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर 13। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? नोट्स बनाते चलने हैं, साथ ही रिवीजन करते चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं अब। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है, हम जब भी कोई क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, इवन जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।